हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय वर्मा है और मेरा जन्म मणिपुर गांव में हुआ था। मणिपुर में सिर्फ दूसरी तक ही शिक्षा मिलती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे शहर भेज के नेशनल स्कूल में पढ़ाई करवाई ताकि मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ सकूं। मैं छुट्टियों में गांव आया हुआ था। मुझे देख के मेरे पापा बहुत खुश हुए। बचपन में मेरी माँ मुझे जन्म देते हुए चल बसी थी, इसलिए मेरे पापा ने ही मुझे माँ बाप का प्यार दिया था। दिन सुबह मेरी आंख खुली तो हमारे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर खड़े थे। ये देखकर मैंने सोचा, यार इतने सारे लोग यहां भीड़ लगाकर क्यों खड़े हुए हैं? कोई सर्कस चल रहा है क्या? ऐसा सोच के मैंने टी शर्ट पहनी और बाहर निकल गया और देखा कि वो लोग एक बाबा को घेर कर खड़े हुए थे। वो सभी बाबा से अपनी समस्याएं बता रहे थे और उनका आशीर्वाद ले रहे थे। मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ा और आगे जाके देखने लगा तो बाबा बोल रहे थे, जिसे भी कोई भी समस्या हो मुझे बताओ, मैं चुटकियों में उसका समाधान कर दूंगा और चिंता मत करो। बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस 2 वक्त का खाना और मुझे रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया चाहिए जिसमें मैं पूजा पाठ कर सकूं। यह सुनकर गांव की एक बूढ़ी औरत आई और बाबा के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगी, बाबा, मेरा 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट से हाथ टूट गया था और तब से मेरा बायां हाथ काम नहीं करता और डॉक्टर ने कहा कि चोट ज्यादा लगने की वजह से हड्डी टूट चुकी है और इस उम्र में आपको ऑपरेशन करना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए आपका यह हाथ कभी काम नहीं करेगा। हालांकि गांव के सभी लोग उस बूढ़ी औरत को जानते थे और वो बिल्कुल सही बोल रही थी। इसके बाद वो पूरी औरत रोते हुए बोली, बाबा आप कोई समाधान बताएं, मेरा बायां हाथ ठीक कर दीजिए। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात लो, अभी ठीक कर देता हूं। ये बोल के उन्होंने अपनी झोली में से भभूत निकाल के कुछ मंत्र पढ़े और उस बूढ़ी औरत के हाथ पे लगा दिया। लगाते ही उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक बिजली का झटका लगा और वो हाथ थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। ये देख गांव के लोग चौंक गए। सिर्फ 1 मिनट में उस बूढ़ी औरत का हाथ ठीक हो गया। ये देख गांव के लोग बहुत खुश हो गए और उस बाबा के पास जाके अपनी अपनी समस्याएं बताने लगे और बाबा सबका समाधान करते गए। गांव वालों ने जब बाबा की ऐसी शक्ति देखी तो सभी उनके सेवक बनना चाहते थे, इसलिए वो लोग उनके रहने की जगह का इंतजाम कर देते हैं और उनको खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं आने देते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन गांव में 10 बकरी गायब हो जाती है। गांव के लोग ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर उन्हें लगा कि शायद कोई जंगली जानवर उन्हें खा गया होगा, इसलिए वो अपने जानवरों का थोड़ा ध्यान रखने लगे। लेकिन अगले दिन फिर से 5 गाय गायब हो गईं। ये देखकर गांव वालों को अब अजीब लगने लगा, लेकिन उनको अभी भी यही लग रहा था कि ये काम किसी जंगली जानवर का है, तो वो अपने जानवरों का और भी अच्छे से ध्यान रखने लगे। और कुछ ही दिनों के बाद मेरा रिजल्ट भी आ गया और मैंने एक नौकरी के लिए अप्लाई भी कर दिया था। पूरे गांव में मैं ही एक ऐसा लड़का था जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, इसलिए मेरा रिजल्ट देखकर गांव वाले भी बहुत खुश हुए। इसी बीच मेरा रिश्ता गांव के सरपंच की बेटी के साथ तय हो गया, तो मेरे पापा मेरे पास आए और बोले, बेटा विजय, क्या तुमको यह रिश्ता मंजूर है? तुम्हारी नजर में अगर कोई और लड़की हो तो बता देना। तो मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आप जहां भी बोलेंगे मैं वहीं शादी करूंगा। मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर मैंने अपने पापा को गले लगा लिया कर मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, बेटा विजय, मुझे गर्व है कि मैंने तेरे परवरिश में अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना आजकल के बच्चे कहां अपने माता पिता की सुनते हैं। ये सुन के मैं बोला, अरे पापा, सब आपकी तरह अच्छे थोड़ी ना होते हैं। ये बोलकर हम दोनों हंसने लगे और फिर कुछ दिनों के बाद मेरी नौकरी पक्की हो गई और ऐसी खुशी में मेरी शादी की डेट प्राची के साथ फिक्स हो गई। प्राची बेहद खूबसूरत थी। गांव के कई लड़कों का सपना था कि प्राची से शादी हो जाए, लेकिन मैंने सबके इरादों पे पानी फेर दिया था। इसके बाद सरपंच जी मुझे और प्राची को लेकर बाबा के पास गए और शादी में आने का निमंत्रण पत्र दिया और बोले, बाबा मेरी बेटी की शादी है
इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए। तभी मैं और प्राची बाबा के आगे झुके और मैंने बाबा को देखा तो वो गंदी नजर से प्राची के सीने पे घूर रहे थे। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और प्राची को भी खड़ा किया। बाबा बोले, अच्छी जोड़ी है दोनों की। ये बोल के वो प्राची को घूरने लगे और थोड़ी देर बाद फिर हम लोग वहां से चले गए। कुछ दिन बाद हमारी शादी धूमधाम से हो गई। गांव के लोग बहुत खुश थे और अगले ही दिन मुझे काम के लिए शहर बुलाया गया। नई जॉब थी, इसलिए मेरे पास मना करने का कोई बहाना भी नहीं था। इसलिए मैंने प्राची से बोला, प्राची मुझे शहर जाना है, ऑफिस वर्क के लिए बुलाया गया है। यह सुन के प्राची उदास हो गई और बोली, क्या यार, तुम भी? कल ही तो हमारी शादी हुई है और तुम जाने की बात कर रहे हो। तो मैं बोला, क्या करूं यार, नई जॉब है, छुट्टी लेने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो प्राची बोली, हाँ, नौकरी नहीं है और शादी भी तो नहीं है, लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं, जाओ और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना प्लीज। और अगर टाइम लगे तो मुझे और पापा को अपने पास बुला लेना, समझे? ये कह के प्राची मुझसे लिपट गई और फिर अगले दिन मैं शहर पहुंच गया और अपनी ड्यूटी पे लग गया। रात होते ही मैं प्राची को कॉल करता और हम लोग रोज बातें करते। लेकिन एक दिन गांव में फिर से बकरे, गाय, भैंस सब गायब होने लगे। लेकिन गांव वालों को पता नहीं चल रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। हद तो तब हुई जब बच्चे भी गायब होने लगे। हर रोज 1 या 2 बच्चे गायब होते रहते थे। इसके बाद सभी गांव वाले मिलके बाबा के पास गए और उनको सारी बात बताने लगे। कोई कह रहा था कि बाबा मेरी बकरी गायब हो गई, बाबा मेरे बच्चे गायब हो गए। ये कह के वो सभी रोने लगे। ये देख के बाबा बोले, अरे तुम लोग शांत हो जाओ, सबसे पहले मैं जल्द ही इन सब का समाधान निकालता हूं। ये कह के बाबा अपने कोठिया में वापस चले गए। ये देखकर गांव वालों को अजीब लगा कि बाबा ने हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी, लेकिन फिर भी समाधान मिलेगा। ये सुन के सभी गांव वाले अपने घर चले गए। लेकिन और भी ज्यादा अजीब बात तो तब हुई जब अगले दिन औरतें गायब होने लगी और अब गांव वालों को सब्र खत्म हो चुका था। इसलिए वो फिर से बाबा के पास गए। बाबा कुटिया से बाहर आए और बोले, अरे अब क्या हुआ, तुम लोग फिर से आ गए? ये सुनकर एक गांव वाला बोला, बाबा मेरी पत्नी कल से गायब है, कृपया करके कुछ कीजिए। ये बोल के वो बाबा के पैर पकड़ने के लिए झोंका ही था कि तभी वो 5 मीटर दूर जाके गिरा। ये देख के गांव वाले हैरान रह गए और बाबा गुस्से में बोला, अरे दूर रहो मुझसे, दुष्ट इंसान, कहा था ना कि समाधान मिलेगा, तो क्यों आए? तुम लोग फिर से निकल जाओ यहां से। और ये कह के वो सबको घूरने लगे। इतने में गांव वालों के बीच में से एक आदमी चिल्लाता और बोला, अरे गांव वालों, वो देखो कुटिया में से खून ही खून निकल रहा है। ये देख के गांव वालों के सट्टे पट्टी गुम हो गई। ये देख के गांव वालों को सब समझ आ गया कि ये सब इस बाबा का ही करा धरा है। गुस्से में 4 लोग कुटिया के अंदर गए और चिल्ला के बोले, यहां लाशें पड़ी हुई हैं। ये सुनकर वो इंसान भी अंदर भागा जिसकी बीवी कल रात गुम हो गई थी। वो अंदर जाके देखने लगा तो उसकी बीवी के शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था। इससे साफ पता चल रहा था कि बाबा ने उसके साथ घिनौना काम किया होगा और उसके बाद उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था और कुटिया के पीछे की तरफ एक बड़ा सा गड्ढा भी बना हुआ था और उसमें भी कई बच्चे और लड़कियों की लाश थी और जानवरों की भी लाशें थीं। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी, वो ये कि सबका सर अपने धड़ से अलग था। ये सब देखने पर पता चल गया कि बाबा यहां बलि देता है और अपनी शक्तियां बढ़ाता है और ये अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सब बाहर खड़े हुए लोगों को पता चल गया और वह लोग बाबा पर पत्थरों से हमला करने ही वाले थे कि तभी देखते ही देखते बाबा हंसते हुए गायब हो गया और एक जोरदार आवाज आई और कुटिया बंद हो गई और अंदर जो लोग भी गए थे उनकी दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। लगभग गांव के 5 लोग कुटिया के अंदर थे और 10 लोग कुटिया के पीछे उस गड्ढे के पास थे, लेकिन सबकी चीखें आ रही थीं। अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता चल रहा था, लेकिन तभी एक एक कटा हुआ सर उस कुटिया से बाहर आके गिर रहा था। इतने में बाबा फिर से प्रकट हो गया और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। में किसी जानवर की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई लोगों का शरीर खा के उनका सर बाहर फेंक रहा है। फिर थोड़ी देर बाद
लगभग चीखने की आवाज बंद हो गई और पूरे 15 लोगों के सर कुटिया के सामने पड़े हुए थे। और ये देखकर गांव वाले डर गए और बोले, आप क्या चाहते हो बाबा? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपया करके हम पे दया कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। ये कह के गांव वाले हाथ जोड़ के विनती करने लगे। तभी वो बाबा बोला, मुझे अपार शक्तियां चाहिए, इसलिए मुझे 5 दिनों में एक बलि देनी होगी, वो भी इंसान की। मरने के लिए तो कोई तैयार नहीं होगा, इसलिए मैं खुद आकर बलि ले जाऊंगा। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो अंजाम पूरा होगा। फिर मैं सारे गांव वालों का सर धड़ से अलग करवा दूंगा। कुटिया के अंदर से अभी भी गुर्राने की आवाज आ रही थी। इसके बाद वो बाबा बोला, सुन रहे हो, मेरा पेशाच अभी भी भूखा है, बुलाऊं क्या उसको? यहां बाहर ये सुन के गांव वाले बोलने लगे, नहीं बाबा, उसे मत बुलाना, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। यह सुनकर वो बाबा जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर कोई भी इंसान इस गांव को छोड़ के जाने की कोशिश करेगा तो मैं सारे गांव को उसकी सजा दूंगा, क्योंकि अब इस गांव में कोई आ सकता है लेकिन कोई जा नहीं सकता। यह कह के बाबा कोठिया में चला गया। यह सब होने के बाद गांव वालों का दिमाग काम करना ही बंद हो गया और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह गांव वाले बच जाए। लेकिन उनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो गांव से बाहर जा नहीं सकते थे और किसी दूसरे बाबा को ला भी नहीं सकते थे। लेकिन अगर जैसे तैसे ला भी दिया तो क्या पता वो भी उस पागल बाबा के साथ शामिल हो जाए। इस डर से गांव वाले मायूस होके अपने अपने घर में चले गए। उस दिन रात को मुझे प्राची का कॉल आया और वो बोली, विजय, ये तांत्रिक इस गांव में दहशत फैला रहा है, मौत का तांडव रच रहा है और बच्चे और लड़कियों का गला काट के बलि भी दे रहा है, और इसको हर 5 दिन में एक बलि चाहिए। साथ ही इसने एक शर्त भी रखी है कि इस गांव से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। प्लीज विजय, तुम किसी अच्छे तांत्रिक को लेके इस गांव में आओ, ये बोल के प्राची ने कॉल कट कर दिया। ये सब सुन के मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा प्राची मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही। फिर मुझे याद आया कि वो बाबा किस तरह प्राची को गंदी नजर से देख रहा था। इसलिए मैंने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली और अकेला गांव जाने के लिए पैकिंग करने लगा। मैं अकेला इसलिए जाना चाहता था कि मुझे इन किसी भी बाबाओं पे कोई भी भरोसा नहीं था, इसलिए मैं अकेला जाने की तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ वो पागल तांत्रिक गांव में घूम रहा था ताकि कुछ मिले और उसकी बलि दे दे और अपनी शक्तियां को बढ़ा सके। लेकिन तांत्रिक का इतना ज्यादा डर था, लोगों के अंदर भी अपने घरों में कुंडी लगाकर छिपके बैठे हुए थे। फिर बाबा जोर से चिल्लाता, अरे वो गांव वालों, मैं भूखा हूं, आज मुझे खाना नहीं दोगे क्या? मुझे भूख लगी है, बाहर आओ और मुझे खाना खिलाओ। ये सुन के गांव के लोग घबरा गए। किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि बाहर जाके बाबा को खाना देकर आए, क्योंकि क्या पता वो पागल तांत्रिक उसी की ही बलि दे दे। इसलिए कोई नहीं गया। तांत्रिक को अब गुस्सा आया और वो चिल्लाता लगता है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मौत का खेल शुरू करना ही पड़ेगा, तैयार हो जाओ तुम सभी। उसने इतना बोला ही था कि इतने में प्राची के पिता यानी गांव के सरपंच की आवाज आई, रुक जाइए बाबा, मैं ला रहा हूं खाना गांव वालों को, कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। ये देख के पागल तांत्रिक बोला, ये हुई ना मर्दों वाली बात, लेकिन सरपंच खाना देरी से आ रहा है तो सजा तो मिलेगा ही, खाना तू नहीं, तेरी खूबसूरत बेटी लाएगी, समझा? ये सुन के सरपंच का खून खौल उठा। वो गुस्से में एक लाठी लेके तांत्रिक के पास जाने ही वाला था कि इतने में प्राची को पता लग गया उसके पापा को तांत्रिक मार देगा, इसलिए वो अपने घर से भागती हुई आई। पीजी, आप रुक जाइए, मैं खाना दे देती हूं, आप अंदर जाइए। ये कह के उसने अपने पिता को अंदर भेज दिया। लेकिन मेरे पापा वहां आए और बोले, प्राची बेटा, तुम घर चलो, तुम खाना नहीं दोगी। यह सुनकर प्राची बोली, पापा हमें उसकी शर्त माननी पड़ेगी, वरना वो पागल तांत्रिक गांव वालों के सर धड़ से अलग कर देगा। मैं खाना उसके हाथ में देख के वापस आ जाऊंगी। इसके बाद वो खाने की थाली लेकर उस बाबा की तरफ गई। तांत्रिक पागलों की तरह हंसते हुए गायब होके दूसरी दिशा में जाकर खड़ा हो गया और बोला, यहां आओ, वहां नहीं हूं मैं,
प्राची थारी लेके दूसरी ओर गई, लेकिन वो तांत्रिक फिर से गायब होके पहली वाली जगह में खड़ा हो गया और बोला, अरे वहां क्या कर रही हो? मैं यहां हूं। ये सब खेल खेलते हुए पागल तांत्रिक को बहुत मजा आने लगा। करीबन 1 घंटा उसने प्राची को इधर से उधर और उधर से इधर घुमाकर थका दिया। फिर वो खुद प्राची के पास आया और उसके हाथ से खाना छीन के भेड़ियों की तरह खाने लगा और बीच बीच में जोर से हंसे जा रहा था। गांव के लोग ये सब खड़के से देख रहे थे। दूसरी तरफ मैं बस में टिकट लेकर बैठ चुका था। करीबन मुझे गांव पहुंचने में 10 घंटे की जर्नी करनी थी और बस चल पड़ी। इधर तांत्रिक जानवरों की तरह खाना खाने के बाद पानी पीकर थाली दूसरी तरफ फेंक देता है और डकार मारते हुए बोला, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, बस थोड़ा खून मिल जाता तो और स्वादिष्ट हो जाता। ये बोलकर वो हंसने लगा। प्राची ये सुनकर डर गई, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और वो मुड़कर जाने लगी। फिर तांत्रिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको खींच के अपने हाथों से उठा लिया और चिल्ला के पागलों की तरह बोला, खाना तो मैंने खा लिया, अब मैं इसको खाऊंगा। बड़े प्यार से कह के उसने उसका दुपट्टा खींच के फेंक दिया। प्राची चिल्लाती रही, छोड़ो मुझे, जाने दो। लेकिन तांत्रिक उसको कुटिया की तरफ ले जा रहा था। अपनी बेटी को इस हाल में देख के सरपंच लाठी लेके भागता हुआ आया। तभी तांत्रिक ने एक छुटकी बजाई और एक काला पिशाच कोटिया से घुराते हुए बाहर आया और तेजी से आके सरपंच का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देख के लोगों की चीख निकल गई। अब कैसे में हिम्मत नहीं थी कि वो जाके प्राची को बचाए। अपने पिता को इस हाल में देख के प्राची जैसे तैसे तांत्रिक के हाथ से निकल के रोते हुए अपने पिता के पास गई। उनका जिस्म देखकर प्राची को बारिश की तरह आंसू आने लगे। प्राची सीधा अपने घर में भागी और एक चाकू उठा के बाहर आई। वह तांत्रिक बोला, इस चाकू से मुझे मारो किलो, मारो मुझे। ये सुन के प्राची बोली, अरे मैं तुझे नहीं मार सकती, तो क्या हुआ? मैं खुद को तो खत्म कर ही सकती हूं, ना तेरी बलि बनने से अच्छा कि मैं खुद ही मर जाऊं। ये बोल के चाकू से खुद का गला काट लिया उसने और 2 मिनट तक तड़पते तड़पते प्राची वहीं मर गई। ये देखकर मेरे पापा रोते हुए प्राची के पास गए और उसे रो रो कर उठाने लगे। फिर वो तांत्रिक बोला, उर्फ ये जवानी ले डूबी से कोई बात नहीं, कल फिर से किसी और का शिकार करूंगा मैं। और ये कह के वो अपने कोठिया में चला गया। दूसरे दिन शाम तक मैं गांव में आ गया और देखा कि एक भी इंसान बाहर नहीं घूम रहा था। मैं सीधा अपने घर गया और देखा कि मेरे पापा रोते हुए जमीन पर पड़े हुए थे। मैं उनकी तरफ भागा और उनको उठाया और उनसे पूछा कि क्या हुआ पापा, अब ठीक तो हैं? फिर पापा ने मुझे वो सब बताया जो कल हुआ। मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो सब सुन के और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर मैं उठा। मेरे गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। अपनी लाइसेंस गन निकाल के मैं सीधा कुटिया के पास गया। इतने में ही वो पागल तांत्रिक भी बाहर ही आ रहा था और मुझे देखकर बोला, तेरी बीवी का मजा लेके उसकी बलि देना चाहता था, लेकिन उसको अपनी इज्जत प्यारी थी, खुद ही मर गई बेचारी। ये सुन के मेरा खून खौल उठा। मैंने आप देखा ना ताओ, सीधा उस पर गोली चला दी, लेकिन कोई ये काला साया बुलेट से तेज भागता हुआ आके उस तांत्रिक को गोली से दूर कर दिया और मुझे देखकर गुर्राने लगा। वो पूरा काला था, उसके आंख और दांत खून जैसे लाल थे। तांत्रिक चिल्लाता, मार दो जान से उसको। तभी वो काला साया मेरी तरफ तेजी से आया और एक लात मार दी मुझे। मैं एक ही झटके में नीचे गिर गया। तभी वो पागल तांत्रिक बोला, अलग कर दो इसका सर इसके धड़ से। फिर वो काला पेशाच मेरी तरफ आके मेरे सर को छूने ही वाला था। तभी एक सफेद साया आया और उस काले साया को दूर फेंक दिया और वो सफेद साया इतना तेज था कि वो उस काले पेशाच का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देख के तांत्रिक कांपने लगा और बोला, तुम? हाँ, मैं बुराई को मिटाने के लिए आई हूं। भगवान ने मुझे तुझको खत्म करने के लिए भेजा है और तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरे पति को भी मारना चाहता था। वो सफेद साया कोई और नहीं, प्राची की आत्मा थी। ये देख के मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं उठ खड़ा हुआ और बोला, प्राची। प्राची मेरे आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। प्राची मेरे पास आई। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमको बचा नहीं पाया।
ये सुनकर प्राची मेरे आंसुओं को पोंछी और मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगी। इतने में वो पागल तांत्रिक अपने गले से अपनी 4 मालाएं निकालता है और कुछ मंत्र पढ़ के उस पे आग लगा देता है। उस आग से 4 प्रेत और बाहर आए। फिर तांत्रिक हंसने लगा। इसके बाद तुरंत प्राची उनसे भिड़ने चली गई। हालांकि वो 4 प्रेत प्राची से 10 गुना शक्तिशाली थे, फिर भी प्राचीन पेशाचों को अपने पति के पास जाने से रोक रही थी। लेकिन प्राची अकेले उन पेशाचों को मार नहीं सकती थी। तभी इतने में कुटिया जोर जोर से हिलने लगी और वो गड्ढा खुल गई और देखते ही देखते बहुत सारे गांव वालों की आत्माएं बाहर आई और इन 4 प्रेतों के सर धड़ से अलग कर दिए। ये देख के तांत्रिक सच में पागल हो गया और चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। प्राची बोली, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। इससे पहले कि तांत्रिक कुछ बोल पाता, प्राची को अपने पिता की मौत याद आ गई। फिर वो तुरंत तेजी से जाकर तांत्रिक के हाथ, पैर, सर, दर्द, टांगे सब कुछ अलग कर देती है। देखते ही देखते तांत्रिक के कुटिया में आग लग गई और सब आत्माएं फिर से उसी गड्ढे में चली गई। प्राची मेरे पास आई और बोली, विजय, इस जन्म में हम मिल नहीं सके, इसलिए मैं तुम्हारे अगले जन्म तक इंतजार करूंगी। ये बोल के मुस्कुराते हुए मेरे आंखों के सामने से वो गायब हो गई। लेकिन अब तो मैं शहर में अकेला ही रहता हूं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मेरे पिताजी की मौत हो गई और फिर उसके बाद मैं कभी दोबारा उस गांव में गया ही नहीं, क्योंकि मुझे प्राची की बहुत सारी बातें याद आने लगती थीं और उसके साथ बिताया हुआ वक्त भी याद आ जाता था। इसलिए मैं उसके यादों के सहारे शहर में ही जी रहा हूं। और कहते हैं कि जो गड्ढा स्थानांतरिक ने उस गांव में बनाया था, वह आज भी उसी गांव में मौजूद है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां सुनने के लिए द ईगल माइंडसेट स्टोरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।